हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार या सेकंड कर्नाटक वार। हमने फर्स्ट कर्नाटक वार देखा, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार देखी। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार कैसे होती है? ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन के एक्सटेंशन की वजह से यूरोप में फ्रेंच और इंग्लिश ब्रिटिश आपस में लड़ते हैं और वार ऑफ सक्सेशन होती है, और उसी का एक्सटेंशन जो होता है वो इंडिया में देखने को मिलता है और होती है फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार और फर्स्ट कर्नाटक वार। लेकिन जो सेकंड कर्नाटक वार होती है वो किसी यूरोपियन वार का एक्सटेंशन नहीं है, वो इंडिया में ही होती है। कैसे? अब जब फर्स्ट कर्नाटक वार में डुप्लेक्स को सक्सेस मिलती है, फ्रेंच को सक्सेस मिलती है। फर्स्ट कर्नाटक वार में डुप्लेक्स जो होता है वो गवर्नर जनरल होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब इसको सक्सेस मिलती है तो ये अपनी पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। कहाँ? सॉवरन इंडिया में। सॉवरन इंडिया में कैसे? बाई इंटरफियर करके इन लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट, लोकल डायनेस्टी जो आपस में लड़ रहे होते हैं उनमें इंटरफियर करके और टू डिफीट द इंग्लिश को डिफीट करने, हराने के लिए। अब हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क आसिफ जा 1748 में जब इसकी मौत होती है 1748 में, तो हैदराबाद की सीट जो है वो खाली हो जाती है। तो फिर इसके दो कंटेंडर होते हैं। कौन कौन से? नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग। ये दो कंटेंडर से कुर्सी का दावा करने वाले दो लोग होते हैं, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग कौन है? निज़ामुल मुल्क का बेटा, सन, एंड मुजफ्फर जंग कौन है? निज़ामुल मुल्क का ग्रैंडसन। मतलब नासिर जंग जो है वो मुजफ्फर जंग का मामा है। अब कुर्सी का दावेदार ये दोनों थे। जब इसकी अब कुर्सी पर बैठने का हक जो है वो किसको था? नासिर जंग, निज़ामुल मुल्क के बेटे को, नासिर जंग को। लेकिन निज़ामुल मुल्क ने अपना सक्सेसर किसको बनाया? ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग को। निज़ामुल मुल्क ने सक्सेसर अपना चुना किसको? मुजफ्फर जंग को, अपने ग्रैंडसन को। अपने सन, बेटे को क्यों नहीं? क्योंकि नासिर जंग ने निज़ामुल मुल्क के ऊपर निज़ामुल मुल्क को मारने की कोशिश की थी पहले, लेकिन निज़ामुल मुल्क ने नासिर जंग को भगा दिया। इसलिए निज़ामुल मुल्क ने अपना सक्सेसर चुना किसको? अपने ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग को। और कर्नाटक में कौन था? हैदराबाद के बाद कर्नाटक में कौन था? कर्नाटक में अनवारुद्दीन जो था वो नवाब था कर्नाटक का। अनवारुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटक। और अनवारुद्दीन के अपोजिट में था चंदा साहिब। अनवारुद्दीन के अपोजिट कौन था? चंदा साहिब। अब कर्नाटक का नवाब अनवारुद्दीन और नासिर जंग, कर्नाटक का नवाब अनवारुद्दीन ने सपोर्ट किया किसको? नासिर जंग को ऑफ हैदराबाद के। नासिर जंग को नवाब बनने के लिए सपोर्ट किया कर्नाटक के नवाब अनवारुद्दीन ने। अनवारुद्दीन हो गया किसके साथ? नासिर जंग के साथ। और मुजफ्फर जंग के लिए अनवारुद्दीन क्या बन गया? एनिमी। मुजफ्फर जंग के लिए अनवारुद्दीन किसी दुश्मन से कम नहीं था, ये अनवारुद्दीन इसका दुश्मन बन गया। और चंदा साहिब तो हाई इसके अपोजिट था, चंदा साहिब इसके अपोजिशन में था। अब ये दोनों जुड़ जाते हैं कौन? नासिर जंग और अनवारुद्दीन।
अनवारुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटक एंड नासिर जंग कहाँ का, हैदराबाद का। ये दोनों इन अलायंस बना लेते हैं और मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब ये आपस में मिल जाते हैं। चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग इन दोनों ने अलायंस बनाई। चंदा साहिब कौन, चंदा साहिब ये कर्नाटक का और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का। चंदा साहिब मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब कर्नाटक का और चंदा साहिब कर्नाटक का और चंदा साहिब ऑफ कर्नाटक का और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब, इन दोनों के अलायंस। और ये अपने साथ कर लेते हैं किसको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने साथ मिला लेते हैं ये दोनों, किसके खिलाफ, अगेंस्ट नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन। क्योंकि नासिर जंग को हैदराबाद में नवाब बनने के लिए, नासिर जंग को हैदराबाद में नवाब बनने के लिए अनवरुद्दीन ऑफ कर्नाटक का नवाब उसने सपोर्ट की थी। ये दोनों हो जाते हैं एक साइड, और इनका साथ कौन देता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों अपने साथ मिला लेते हैं किसको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये दोनों अपने साथ मिला लेते हैं किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये इन दोनों की अब बन जाती है अलायंस। अब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अटैक करती है आरकोट में। आरकोट में उस टाइम कौन होता है, अनवारुद्दीन। अनवारुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटक, नवाब ऑफ कर्नाटक। यहाँ पर आरकोट में नवाब ऑफ कर्नाटक होता है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। लेकिन अनवारुद्दीन को पता है कि अगर ये आरकोट पहुँच गए तो ये आरकोट को कैप्चर कर लेंगे, इसलिए अनवारुद्दीन वहाँ से रास्ते में आ जाता है, कहाँ, अंबर में, अंबर में आ जाता है, और रास्ते में ही इनको रोकने की कोशिश करता है कि ये आरकोट तक ना पहुँच पाए। यहाँ कहाँ आता है, अंबर में, अंबर में, अंबर में। यहाँ पर होती है बैटल ऑफ अंबर 1748 में। बैटल ऑफ अंबर होती है 1748 में। किस किस के बीच होती है, अलायंस। अलायंस कौन सी, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अलायंस के बीच वर्सेस अनवारुद्दीन। अनवारुद्दीन कौन, कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक का नवाब। लेकिन अलायंस जो है ये जीत जाती है और कर्नाटक के नवाब अनवारुद्दीन को मार देते हैं। और फिर अनवारुद्दीन के मरने के बाद चंदा साहिब नवाब बन जाता है कर्नाटक का। और चंदा साहिब को सपोर्ट किसने किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये बन जाता है कर्नाटक का नवाब और अनवारुद्दीन हो जाता है गेम से बाहर। अब इस साइड कौन है, कर्नाटक में कौन बन गया, कर्नाटक का नवाब कौन बन गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब हैदराबाद का नवाब, अब बच गया कौन, हैदराबाद। हैदराबाद में कौन बनेगा, हैदराबाद में नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये बच जाते हैं। अनवारुद्दीन गेम से बाहर हो जाता है और अनवारुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको साथ में मिला लेते हैं। अनवारुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ कर लेती है और नासिर जंग होता है एक साइड। इन तीनों की अलायंस अब बन जाती है। लेकिन नासिर जंग का अपना ही कोई ख़ास आदमी जो है वो नासिर जंग को मार देता है। नासिर जंग भी गेम से आउट। नासिर जंग की जगह फिर कौन आ जाता है, मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग नवाब बनता है हैदराबाद का। तो मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया और मुजफ्फर जंग बन गया हैदराबाद का नवाब। मतलब कि हैदराबाद का नवाब और कर्नाटक का नवाब दोनों को किसने सपोर्ट किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
सपोर्टेड बाय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कर्नाटक का नवाब चंदा साहेब, हैदराबाद का नवाब मुजफ्फर जंग, एंड ब्रिटिश ने किसको सपोर्ट किया, अनवारुद्दीन को और नासिर जंग को। ये दोनों गेम से बाहर हो जाते हैं और अनवारुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली को ब्रिटिश अपने साथ मिला लेते हैं। अब जो मोहम्मद अली है, बीच में छोटी छोटी बैटल जो है वो होती रहती हैं और मोहम्मद अली जो है वो डर के मारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डर से कहाँ चला जाता है, ट्रिचिनोपोली फोर्ट में, वहाँ छुप के बैठ जाता है। और अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मोहम्मद अली को ढूंढना है, क्योंकि मोहम्मद अली चंदा साहिब के लिए खतरा है। चंदा साहिब के अपोजिशन में कौन है, मोहम्मद अली है। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मोहम्मद अली को ढूंढना था और मोहम्मद अली को ढूंढ के उसको मारना था। लेकिन जब ये निकलते हैं मोहम्मद अली को ढूंढने, ट्रिचिनोपोली फोर्ट में वो छुपा होता है, तो उससे पहले ही मुजफ्फर जंग बैटल ऑफ लक्की रेड्डीपल्ली पास, यहाँ पर बैटल होती है और इस बैटल में लड़ाई करते करते मुजफ्फर जंग जो है वो मर जाता है। मुजफ्फर जंग को यहाँ पर मार दिया जाता है इस बैटल में। अब एक सीट, हैदराबाद की सीट खाली हो जाती है और अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हैदराबाद में नया नवाब बनाती है, किसको, सलाबत जंग को। सलाबत जंग कौन है, सन ऑफ निज़ामुल मुल्क का बेटा, उसको बनाती है क्या, मुजफ्फर जंग की जगह हैदराबाद का नवाब। और सलाबत जंग जब नवाब बनता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है, तो सलाबत जंग ग्रांटेड नॉर्दर्न सरकार टू फ्रेंच, नॉर्दर्न सरकार जो है वो फ्रेंच को ग्रांट कर देता है। कौन, सलाबत जंग। 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं नॉर्दर्न सरकार में। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, मुस्तफ़ानगर, एलोर, राजमुंदरी और चिकाकोल। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। अब क्या होता है, अब दोबारा से क्या हुआ, मुजफ्फर जंग की जगह अब फ्रेंच की साइड कौन था, फ्रेंच कर्नाटक में और हैदराबाद दोनों के नवाब जो थे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ही थे। चंदा साहिब और दूसरा कौन आ गया, सलाबत जंग। दोनों को किसने सपोर्ट किया नवाब बनने के लिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब चंदा साहिब के अपोजिशन में कौन, मोहम्मद अली, कहाँ पर, कर्नाटक में, और सलाबत जंग के अपोजिशन में कोई नहीं था, ये कहाँ पर, हैदराबाद में। अब ये जाते हैं मोहम्मद अली को ढूंढने। मोहम्मद अली कौन, सन ऑफ अनवारुद्दीन का बेटा। मोहम्मद अली कहाँ छुपा होता है, ट्रिचिनोपोली फोर्ट में छुपा होता है। अब ये है ट्रिचिनोपोली फोर्ट, यहाँ इस फोर्ट में मोहम्मद अली भी होता है और कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर भी होते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अटैक करती है किसके ऊपर, मोहम्मद अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये मोहम्मद अली को ढूंढ रहे थे, मोहम्मद अली को मारना चाहते थे, क्योंकि मोहम्मद अली जो था ये अपोजिशन में था किसके, चंदा साहिब के लिए खतरा था। कौन, मोहम्मद अली, इसलिए ये इसको ढूंढ रहे थे मारने के लिए। और ये कहाँ छुपा बैठा था, ट्रिचिनोपोली फोर्ट में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रिचिनोपोली फोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, मोहम्मद अली के ऊपर। अब अटैक किया जब, तो ब्रिटिश का एक ऑफिसर, छोटा सा ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव भाग के चला जाता है कहाँ, फोर्ट सेंट डेविड में। फोर्ट सेंट डेविड, इस फोर्ट में ये प्लान करते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे हटाया जाए। अब रॉबर्ट क्लाइव ने एक अपना प्लान बताया कि देखो, आरकोट में चंदा साहिब जो है यह अपनी पूरी फौज को लेके गया हुआ है, कहाँ पर, ट्रिचिनोपोली फोर्ट के ऊपर हमला करने के लिए।
तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर खाली है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आर्मी के साथ जाते हैं और यहाँ आरकोट को अपने अंडर कर लेते हैं, क्योंकि आरकोट तो खाली है, अभी चंदा साहिब तो इधर गया हुआ है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ट्रिचोनोपोली फोर्ट पे अटैक कर रहे हैं। अब ये यहाँ से जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, अटैक करता है एंड कैप्चर्ड आरकोट, आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं और आरकोट भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाता है। अब ये क्या करते हैं, फोर्ट सेंट डेविड से अटैक करते हैं और आरकोट से भी अटैक करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करती है किसके ऊपर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। अब ये दोनों जगह से अटैक करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर करना पड़ता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अब सरेंडर करना पड़ता है। और जो चंदा साहिब है ये भाग के चला जाता है तंजौर में। ये कहाँ भाग के चला जाता है, तंजौर में। और तंजौर में मराठा इसको पकड़ लेते हैं, मराठा कैप्चर्ड हिम एंड किल्ड। और यहाँ पर चंदा साहिब को मराठा जो है वो मार देते हैं। चंदा साहिब गया, अब कौन बचता है, कर्नाटक का नवाब सलाबत जंग, ये किसकी साइड, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और हैदराबाद के नवाब कौन बनता है, मोहम्मद अली, क्योंकि चंदा साहिब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया चंदा साहिब को मराठा जो है वो कैप्चर करते हैं तंजौर। चंदा साहिब भाग के चला जाता है कहाँ, तंजौर में, और वहाँ मराठा इसको पकड़ के मार देते हैं। तो चंदा साहिब की कुर्सी जो है वो खाली हो जाती है, कर्नाटक की कुर्सी खाली हो जाती है। तो अब कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा, मोहम्मद अली बनेगा, मोहम्मद अली बनेगा। तो मोहम्मद अली किसकी साइड है, ब्रिटिश की साइड। और हैदराबाद में कौन है, सलाबत जंग किसकी साइड, फ्रेंच की साइड। और फ्रेंच का एक खिलाड़ी और ब्रिटिश का एक खिलाड़ी। कर्नाटक का नवाब सलाबत जंग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, और हैदराबाद का नवाब मोहम्मद अली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। दोनों साइड एक एक हो गया, दोनों साइड बराबरी होगी। एक नवाब, कर्नाटक का नवाब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया और हैदराबाद का नवाब मोहम्मद अली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। अब क्या होता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करती है ट्रिचोनोपोली पर, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड, हार जाती है। अब यहाँ से फ्रांस में डुप्लेक्स को फ्रांस बुला लिया जाता है और डुप्लेक्स को रिप्लेस किया जाता है गोडियो के साथ। अब इसको ऑर्डर दिया जाता है कि वहाँ जाकर क्या किया करे, कंप्रोमाइज़ करे। नो साइड वाज विक्टोरियस, किसी भी साइड कोई विक्टोरियस नहीं होती है। और कंप्रोमाइज वाज मेड, कंप्रोमाइज़ किया जाता है। वार एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और वार ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी करके, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ये था सेकंड कर्नाटक वार। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।